आज का हमारा वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से 4 तक है, जो पार्ट 1 में है। और इसका जो टॉपिक है ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। ये हमारे स्टेट के लेके बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टेट जो है बनने के लिए इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। और वो 4 एलिमेंट्स में सबसे जो बेसिक एलिमेंट होता है वो एक डेफिनेट टेरिटरी होता है, और इसकी एक स्पेसिफिक बाउंड्री होनी ही चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर पॉपुलेशन होना चाहिए जो इस डेफिनेट टेरिटरी में रहती है, और गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इसको गवर्न करे। और चौथा जो इसका इम्पोर्टेंट एलिमेंट था वो था सोवेनिटी। उस गवर्नमेंट के पास सोवेनिटी होनी चाहिए जो इंडिविजुअली अकेले जो है इंडिपेंडेंटली इसके कंट्री को लेकर डिसीजन ले सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेसिक एलिमेंट जो है इसका हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पार्लियामेंट के पास टेरिटरी को लेके क्या क्या पावर है, और कौन कौन से अमेंडमेंट्स जो है टेरिटरी में ये कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल 1 से। तो हमारा सबसे पहला आर्टिकल जो है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि इंडिया दैट इज़ भारत मतलब इंडिया का जो दूसरा नाम है वो भारत है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भारत वर्ड जो है और कहीं पर भी यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन एक तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो दूसरा नाम है वो भारत है। तो अगर प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे भारत को हम लोग टिक मार्क करेंगे। और भी ऑप्शंस मिल सकता है, जैसे हिंदुस्तान, आर्यव्रत, ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन फ़िलहाल जो लीगली हम लोग बात करेंगे तो इंडिया का दूसरा नाम जो है भारत, हम लोग वहाँ पे टिक मार्क करेंगे। अगला हमारा पॉइंट यहाँ पे मार्क करने वाला है वो शैल है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब ये एक तरीके का कंपल्सन है कि यूनियन ऑफ स्टेट ही होगा। और इसी तरीके से एक मिलता जुलता जो है वर्ड आता है फेडरलिज्म का। तो फेडरलिज्म भी जो है यूनियन ही होता है स्टेट्स का, लेकिन उसकी जो डेफिनेशन होता है वो कुछ अलग होता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे यूनियन की बात करते हैं। तो यूनियन में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, मतलब एक कलेक्टिव स्टेट्स जो होते हैं मिलके यूनियन बनाते हैं। और यूनियन ऑफ स्टेट यहाँ पे लिखने का मतलब भी जो है कुछ स्पेशल रीजन था। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसका यहाँ पर इस चीज़ को लेके डिबेट भी हुआ काफ़ी कि यहाँ पे फेडरेशन क्यों ना कर दिया जाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में डिस्कशन करने के बाद, डिबेट करने के बाद इसको यूनियन ही कहा गया। और इसके जो है दो रीजन भी आगे जो मैं बताऊंगा कि इसको यूनियन क्यों कहा जाता है। द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो जो स्टेट्स और टेरिटरीज है इंडिया का, वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है पूरे नेम के साथ। तो अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे हम देखते हैं तो ये शेड्यूल्स दिए गए हैं। तो अभी तक टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। उनमें से जो सबसे पहला शेड्यूल है वो स्टेट और टेरिटरी के नाम को बताता है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। तो जो इंडिया है, इंडिया की टेरिटरी, उसमें स्टेट्स आएंगे, यूनियन टेरिटरी आएंगे जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं, और दूसरे भी तरीके से जो टेरिटरीज इंडिया में एक्वायर किए जा सकते हैं वो यहाँ पर आ सकता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों है और फेडरेशन क्यों नहीं है। इन दो कारणों की वजह से जो है इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है। पहला है, इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स। मतलब जिस तरीके से और भी कंट्रीज़ में जो स्टेट्स हैं वो फेडरेशन के थ्रू जुड़े हुए हैं यूनियन के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका जो है, वहाँ पे टोटल 50 स्टेट्स हैं, और वो सारे एक फेडरेशन में हैं। और उनके जो स्टेट्स हैं वो एक एग्रीमेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं, जबकि इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो
अपने आप ही जुड़े हैं, यूनियन होके जुड़े हैं, और इनमें आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है। और दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टेट हैज़ नो राइट्स टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। तो यूनियन से स्टेट्स कभी अलग नहीं हो सकते। यही जो है यहाँ पर बताया गया है कि यूनियन जो है एक इनडिस्ट्रक्टिबल पावर है। इसका मतलब जो इंडिया कंट्री है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसके जो स्टेट्स हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते दूसरे कंट्रीज की तरह। स्टेट्स आर द मेंबर्स ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट एज मेंशन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल। और जितने भी स्टेट हैं वो सारे यूनियन ऑफ स्टेट के मेंबर हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे स्टेट्स की भागीदारी जो होती है वो यूनियन गवर्नमेंट को बनाने में होती है। वहाँ से एमपी चुने जाते हैं। इवन हम देखें तो प्रेसिडेंट का चुनाव भी जो है हर स्टेट की भागीदारी की वजह से ही होता है। तो ये जो दो रीजन हैं ये इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाते हैं। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे डिस्कस कर लेना चाहिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट आता भी है कभी कभी एग्ज़ाम में। जैसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था तो इंडिया को जो है वो 4 भाग में डिवाइड किया गया था। इंडिया के स्टेट्स को, जो टेरिटरीज हैं, उनको पार्ट ए, बी, सी और डी में डिवाइड किया गया था। तो वहाँ उसमें क्या था कि पार्ट ए में 10 स्टेट्स थे, पार्ट बी में 8 थे, पार्ट सी में 9 स्टेट था और पार्ट डी में 1 स्टेट था। तो ये अलग अलग कैटेगरीज थी। तो ये स्टेटस जो है अलग अलग कैटेगरीज का 1956 तक बना रहा। तो ये भी एक एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पहले जो थे 1956 से पहले या कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम में इंडिया कितने पार्ट्स में डिवाइड था, मतलब इंडिया के टेरिटरी या स्टेट्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे। तो इसका आंसर हमारा 4 होगा। ये बहुत सारे प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और ये भी एक पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पार्ट ए, बी, सी, डी अगर पहले थे तो अब ये कहाँ गए। तो अब जो था ये 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इन सारे स्टेट्स को, इन सारे पार्ट्स को, पार्ट ए, बी, सी, डी जो था, इनको हटा दिया गया। और जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स किया गया, जैसे हम लोग जानते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, जिसमें जो है स्टेट्स को डिवाइड किया गया था और स्टेट्स को कई पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग स्टेट बना दिए गए, मतलब स्टेट को ब्रेक डाउन कर दिया गया। तो अब जो है सिर्फ 2 ही कैटेगरी बची स्टेट की, एक तो स्टेट और दूसरा यूनियन टेरिटरी, जिस पे सीधा सेंटर का, यूनियन का रूल होता है। तो ये हमारा जो है आर्टिकल 1 था। इसमें से जो है कुछ क्वेश्चन जो बनते थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया को क्यों कहा जाता है और फेडरेशन क्यों नहीं कहा जाता। और फेडरेशन में जैसे मैंने बताया कि इन 2 रीजन्स की वजह से यूनियन कहा जाता है, और फेडरेशन में जो है इसका उल्टा होता है। फेडरेशन में एग्रीमेंट करके जो है स्टेट्स आपस में ज्वाइन होते हैं और स्टेट्स को बहुत सारे अधिकार होते हैं, बहुत सारे मामलों में वो यूनियन से अलग भी जा सकता है। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमें डिटेल में डिस्कस करना है। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। तो यहाँ पे पार्लियामेंट का जो है सोल डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब स्टेट्स के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो किसी भी नए एरिया को या इस्टेब्लिश कर लें या कोई नया जो पार्ट है वो उसमें से अपने आप को स्टेट डिक्लेयर कर ले। तो यहाँ पे पार्लियामेंट का एक सोल पावर है जो ये डिटरमाइन करेगा कि कौन से स्टेट को नया स्टेट बनाया जाए, कौन से पार्ट को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इजी गवर्नेंस के लिए, और जिससे जो है पूरी कंट्री को फ़ायदा हो, एडमिनिस्ट्रेशन में फ़ायदा हो। लेकिन यहाँ पे सोल पावर ऑफ पार्लियामेंट कहा तो गया है, लेकिन जो ये केस है आरसी पौडयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें यह भी कहा गया कि पावर कैन नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द अदर बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अदर बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात होती है,
एक तरीके से जो हम बात करें, हर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होता है, जिसकी डिस्कशन हमने पहले भी एक वीडियो में की हुई है। तो ये जो है जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको जो है दरकिनार करके पार्लियामेंट स्टेट्स के लिए डिसीजन नहीं ले सकता। मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया जाएगा। और ऐसा ही जो है मंगल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी कहा गया था। तो बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जो हम लोग जानते हैं कि केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने डेराइव किया था। तो उनको जो है हटा के पार्लियामेंट अपना सोल पावर यूज करते हुए नए स्टेट को नहीं बना सकता है। अगला हमारा आर्टिकल जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अभी तक सबसे ज़्यादा जो है इस आर्टिकल का यूज किया जा चुका है पार्ट 1 में। और इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि समय समय पर ऐसा देखा गया है कि जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है, या फिर आपसी लोगों में जो है डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है पहले एक ही स्टेट हुआ करते थे, लेकिन इसमें आपस में कुछ डिस्प्यूट हुआ और इन दोनों को अलग स्टेट बना दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे जो है स्टेट बने, जैसे कि झारखंड और बिहार अलग हुए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो ये सारे जो स्टेट थे वो इसी आर्टिकल के थ्रू ही बनाए गए। न केवल एरिया और बाउंड्री मतलब नए स्टेट्स ही बनाए गए, जबकि जो नेम्स जो चेंज किए जाते हैं, जैसे उड़ीसा का नाम जो है ओडिशा किया गया। तो ये सब जो नेम है, उत्तराखंड जो था उसका भी नाम जो है उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ है। तो ये जो नेम होते हैं ये भी इसी आर्टिकल के थ्रू चेंज किए जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर बाय लॉ ये क्या है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। इसका मतलब क्या है कि एक स्टेट को दो टेरिटरी में डिवाइड करके नए नए स्टेट्स जो है बनाए जा सकते हैं, और हुआ भी है पहले। या फिर दो टेरिटरीज़ को इकट्ठा अगर यूनाइट कर दिया जाए तो भी एक नया स्टेट पार्लियामेंट बना सकता है। और ऐसे ही इसके साथ साथ नए स्टेट बनाने के साथ साथ जो है किसी भी स्टेट का एरिया भी जो है ये बढ़ा सकता है। और एरिया जो है बढ़ाने के साथ साथ घटा भी सकता है, या किसी भी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर करने का पावर यानी चेंज करने का पावर पार्लियामेंट के पास है, या नाम भी चेंज करने का पावर ये भी पार्लियामेंट के पास है। तो ये सारे पावर्स तो हैं पार्लियामेंट के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास, लेकिन इनके साथ साथ जो है कुछ दो प्रोविजो जो है ऐड किए गए हैं, जो कि दो कंडीशंस हैं जो फुलफिल होने चाहिए। तो अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना है या उसको नया बनाना है, मतलब एरिया को बढ़ाना है, कम करना है, या नेम को चेंज करना है, तो उसमें जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो प्रेसिडेंट अगर रिकमेंड करता है कि हाँ भाई इस स्टेट का नाम जो है चेंज होना चाहिए या इसका एरिया जो है बढ़ना चाहिए, तो ही स्टेट का जो एरिया है वो नाम है वो बदला जाएगा। और दूसरा कंडीशन इसके साथ ये है, इफ बिल प्रपोजेस टू अफेक्ट द एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ स्टेट द प्रेसिडेंट मस्ट रेफर द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स व्यूज। तो अगर किसी स्टेट का एरिया बाउंड्री या नेम को अगर चेंज करना है तो प्रेसिडेंट को अपने मतलब गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट में पास करने से पहले जो है स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ को भी पता करना ज़रूरी है। और अगर एक स्पेसिफिक टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू उस पर नहीं आता है तो प्रेसिडेंट जो है उस बिल को प्रेजेंट कर सकता है, मतलब उस बिल को आगे फॉरवर्ड कर सकता है कि पार्लियामेंट में पास हो किया जाए।
अब इसके साथ साथ जो है एक केस बहुत इंपॉर्टेंट आता है बाबूलाल पराठे वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई का। यहाँ पे ये कहा गया कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर अपना व्यू को बताते हैं कि अ, जो एरिया है वो नाम है इसको चेंज नहीं करना है, तो इससे जो है पार्लियामेंट को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब स्टेट स्टेट का जो व्यू है, ओपिनियन है, उससे पार्लियामेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये कंसिडरेशन में लिया जाएगा कि हाँ, स्टेट गवर्नमेंट इसके खिलाफ है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हमें पता होनी चाहिए कि जो स्टेट जो आर्टिकल 3 में है, मतलब जो जहाँ पर हमने बात किया कि डिमिनिश करने का, एरिया इंक्रीज करने का, या सेपरेट करने का टेरिटरी को, या नेम चेंज करने का, उसमें जो है वहाँ पे जब हम अगर स्टेट की बात करते हैं तो वो यूनियन टेरिटरी को भी इंक्लूड करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके व्यूज़ की बात करें, जिस तरीके से यहाँ पे जो पॉइंट 2 है, जो प्रेसिडेंट जो है रेफ़र करेगा बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ के पास, वहाँ पे यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड नहीं किया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में दो जगह पे ऐसे गवर्नमेंट बनी हुई है जो टेरिटरी की है। मतलब एक दिल्ली जो है अपने आप में यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ पर भी गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर बना हुआ है। और दूसरा पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी के पास भी ये सेम सिमिलर प्रोविज़न है। तो अगर मान लो दिल्ली का बाउंड्री चेंज करना है या नेम चेंज करना है, तो यहाँ पर इस गवर्नमेंट को, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उसको देने की ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट को, वो डायरेक्ट ही पार्लियामेंट में पास किया जाएगा। ये कहने का मतलब है। तो अगला हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 4 है, जो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट की बात करता है। तो अगर कोई अमेंडमेंट किया जाता है आर्टिकल 2 और 3 में, जो 2 जो था वो ये बात करता था कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो किसी भी नए स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकती है, और जो 3 था वो न्यू स्टेट की बाउंड्री को या एरिया के ऑल्टर को चेंज करने का, मतलब ऑल्ट्रेशन करने का प्रोविज़न यहाँ पे बताता था। और इसके साथ साथ एक और भी आर्टिकल था, आर्टिकल 2A, जिसको अब रिपील कर दिया गया है 36th अमेंडमेंट के साथ। तो ये जो था ये सिक्किम से रिलेटेड था। तो इसको जो है सबसे पहले इंसर्ट किया गया 35th अमेंडमेंट के थ्रू, और 36 में इसको रिपील कर दिया गया, और सिक्किम जो है ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन गया 26 अप्रैल 1975 से। तो 2A भी एक आर्टिकल था जो हमने नहीं पढ़ा, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसीलिए इसको पढ़ा नहीं हमने, लेकिन एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि आर्टिकल 2A जो था वो कौन से स्टेट से रिलेटेड था। तो हमारा जो आर्टिकल 4 है, इसमें ये कह रहा है कि अगर हम आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी अमेंडमेंट करते हैं, तो सिमिलर अमेंडमेंट जो है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी किया जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्टिकल्स के साथ जो है ये शेड्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? जैसे कि ये स्टेट की जो बात कर रहा है आर्टिकल 3 में कि चेंज करने की, नेम चेंज करने की, उनका जो पूरा ब्यौरा दिया गया है, जो हमारे टोटल स्टेट्स हैं वो शेड्यूल में दिए गए हैं। तो इसीलिए जो है वहाँ पर भी अमेंडमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। और ये अमेंडमेंट जो है ये आर्टिकल 368 के अंदर कवर नहीं होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है कि जो अमेंडमेंट आर्टिकल 2 और 3 में किए जाते हैं और जो शेड्यूल 1 और 4 में किए जाते हैं, वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 से के थ्रू गवर्न नहीं किए जाते। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिलिमिनरी का। अब हम देखते हैं स्पेशल केस ऑफ री बेरूबरी। हम लोग जानते हैं कि री बेरूबरी जो एक केस हुआ था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस था। इसमें क्या हुआ था कि 1958 में पहले क्या था कि जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का एक हिस्सा था। तो इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान के साथ जो है एक एग्रीमेंट किया कि हम जो है बेरूबरी यूनियन को कूच बिहार एनक्लेव से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये जो है
एग्रीमेंट था, इसकी वैलिडिटी को जो है चेक किया गया कि हमने देखा कि पार्लियामेंट जो था वो अपने इंटरनल स्टेट्स में, मतलब जो पहले से इंडिया की टेरिटरी में हैं, उनको उनको जो है उनकी बाउंड्री को, नेम को चेंज करने का पावर तो था इसके पास, लेकिन क्या ये पावर एक्सटर्नल कंट्री के साथ भी जो है वैलिड है कि नहीं, इस चीज़ को जो है चेक किया गया। तो यहाँ पे क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट किया कि जो बेरूबरी का जो हिस्सा है, जो बेरूबरी यूनियन है, ये हम दे देंगे ईस्ट पाकिस्तान को, यानी आज के टाइम बांग्लादेश को, और कूच बिहार को हम लोग एग्रीमेंट के थ्रू अपने इंडिया में मिला लेंगे। तो क्या इस तरीके का एग्रीमेंट, जो सेसेशन था इंडियन टेरिटरी का फॉरेन स्टेट में, क्या ये वैलिड था? इसको जो है चैलेंज किया गया था इस आर्टिकल में, इस केस में। तो यहाँ पर कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, और जिसने जो है बहुत ही ये कह सकते हैं कि एक तरीके का लैंडमार्क डिसीजन था, जिसको पढ़ना जो है हमारे लिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये कहा गया कि जो आर्टिकल 3 है वो इंटरनल एडजस्टमेंट की बात करता है। मतलब जो इंडिया की जो टेरिटरीज हैं उसके अंदर ही अंदर जो है हम, जो है पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एडजस्ट कर ले, मतलब एक स्टेट का पार्ट दूसरे स्टेट को दे सकता है, या उसके एरिया को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, नेम को चेंज कर सकता है। लेकिन ये पावर जो है, ऐसा नहीं है कि ये किसी फॉरेन कंट्री को अपना स्टेट उठा के दे देगा या अपनी टेरिटरी उठा के दे देगा। तो जो आर्टिकल 3 थी, जो इस केस में कहा गया, वो इंटरनल एडजस्टमेंट की बात की गई कि इंडिया के एक स्टेट का दूसरे स्टेट को दिया जा सकता है, लेकिन इंडिया की एक टेरिटरी, एक स्टेट की टेरिटरी किसी बाहर की कंट्री को नहीं दी जा सकती। और अगर ऐसा करना है तो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट के थ्रू ही किया जा सकता है। जैसे कि हमने पीछे देखा कि जो आर्टिकल 4 था उसमें ये कहा गया था ना कि जो अमेंडमेंट किया जाता है आर्टिकल 2 और 3 में, वो 368 के थ्रू गवर्न नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि अगर आपको फॉरेन कंट्रीज़ को अगर टेरिटरी एक्सचेंज करना है तो आर्टिकल 368 के साथ आपको अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा। तो इसी के ही रिजल्ट को देखते हुए, इस ऑब्जर्वेशन को और डिसीजन को देखते हुए, पार्लियामेंट ने 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है पास किया 1960 में, और ये एग्रीमेंट वैलिड हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद जो बेरूबरी था, जो बेरूबरी यूनियन था, वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया और कूच बिहार को इंडिया का टेरिटरी घोषित कर दिया गया। हालांकि बेरूबरी यूनियन का के जो लोग थे वो इस डिसीजन से खुश नहीं थे, वो इंडिया में ही रहना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने टेरिटरी को देखते हुए, इजी गवर्नेंस को देखते हुए, जिससे कि हम एक डेफिनेट बाउंड्री ठीक तरीके से वहाँ पे बना पाएँ, उसको देखते हुए ये एग्रीमेंट किया था, जो कि आज तक ये वैलिड है। और ऐसा ही एक केस जो है 1967 में भी आया, मगन भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को लेके। तो ये जो केस था, ये रैन ऑफ कच्छ को लेके एग्रीमेंट को लेके था। जैसे हम लोग जानते हैं कि रन ऑफ कच्छ जो है ये गुजरात का एक पार्ट है जो पाकिस्तान बाउंड्री से टच होता है, जो इंडिया का एक बाउंड्री पार्ट है, और ये भी जो है डिस्प्यूट में चल रहा है। और इस डिस्प्यूट को देखते हुए एक एग्रीमेंट किया गया कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में इस चीज़ को ले जाके एडजस्ट करेंगे, इसकी बाउंड्री को, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। तो ये जो केस था ये उसी को लेके डील करता है। तो सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट विद अनदर कंट्री डज नॉट अमाउंट टू सेसेशन ऑफ टेरिटरी। तो इस केस में ये कहा गया कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री, जो बाउंड्री डिस्प्यूट की जो सेटलमेंट की जाएगी, जैसे इंडिया पाकिस्तान इस केस में जो कोशिश किया गया करने का, लेकिन ये हो नहीं पाया। अभी तक जो है हमारा रन ऑफ कच्छ को लेके डिस्प्यूट पाकिस्तान से बना हुआ है। तो ये जो जिस तरीके की एग्रीमेंट होंगे बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके, उसकी सेटलमेंट को लेके, वो सेसेशन ऑफ टेरिटरी नहीं कहलाए जाएंगे। और सेसेशन ऑफ टेरिटरी अगर कहलाए गए तो उसको 368 के थ्रू जो है अमेंड करना पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को।
तो ये था हमारा आज का डिटेल्ड लेक्चर। यहाँ पे हमने देखा यूनियन एंड टेरिटरी को किस तरीके से इंडियन जो है पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, वो किस तरीके से यूनियन एंड टेरिटरी को डील करता है। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है सिटीजनशिप को लेके होगा, पार्ट 2, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।